Mr. Yash, what is the main difference between rotational and translational motion? Chaudhary. ये सब मैंने आपसे बोला था, आपको पढ़ के आना रहेगा। यश, यहाँ पे आके थोड़ी ना पढ़ना था, तो पढ़ के आना था। सर ट्रांसलेशन मोशन में वो जो पॉइंट होता है ना, ओके, ऑब्जेक्ट जो बनाया तो उसका पॉइंट एक्सिस के आसपास रोटेट करता है। ओके, वो ट्रांसलेशनल मोशन में करता है। सर 2 मिनट में अपना माइक्रोफोन चेंज कर सकता हूँ? ओके, करिए, वो भी थैंक यू सर। देख लेते हैं। भीष्म से बात करते हैं। हाय भीष्म। भीष्म में आपको ऑप्शन तो दे रहा हूँ अनम्यूट करने का, आपको मिल नहीं रहा है। वेट, ट्राई अगेन। अरे भीष्म, अब तो मैंने सबको दे दिया है, तुझे छोड़कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रीत। Yes, sir. Preet, what is the main difference between translational and rotational motion? Sir, in translation motion, the linear velocity is same, but in rotational it is different. ठीक है, And शॉर्ट में निपटा दिया तूने। In translational motion, the linear velocity of all the particles of the body are same. मतलब हमने ये डिफाइन किया था कि एक मोशन मिस्टर यश चौधरी तभी ट्रांसलेशनल होगा जब एक बॉडी के हर एक पार्टिकल का कौन सा वेलोसिटी सेम रहे, लीनियर वेलोसिटी। जब लीनियर वेलोसिटी सेम रहता है, हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। सो मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल if all the particles are having same linear velocity. But Mr. Dev, in rotational motion, all the particles are having same, अनम्यूट करके बोल, सर एंगुलर वेलोसिटी ना, बट डिफरेंट। फिर अनम्यूट म्यूट हो गया देव। सर एंगुलर वेलोसिटी क्या सेम की डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट रहती है रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी। नहीं सर, सेम होती है। यार सामने रख दिया, उसके बाद में बोल रहा हूँ पढ़ के बताना है देव। एंड क्योंकि ये चीज बेसिक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते, है ना नमन? नमन लास्ट क्लास में बोल रहा मैं तो सर आया ही नहीं था। आया था क्या नमन? आया था। तो फिर वीडियो तो ऑन नहीं रखा था नमन ने। कैसे पता लगेगा नमन आया था? सो नमन एक बार वापस बता दे, इन ट्रांसलेशनल मोशन All the particles having the same linear velocity. बट इन रोटेशनल मोशन All the particles having the same angular velocity. बट डिफरेंट। But different linear velocity. क्यों डिफरेंट होती थी? याद करिए, मैंने बताया था जब रोटेशनल मोशन होता है तो हर एक पार्टिकल का रेडियस दूसरे से अलग हो सकता है। अब अगर रेडियस ही अलग हो गया, रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, अगर ये आर का वैल्यू चेंज होता जाए तो लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाता है। जिस किसी ने भी लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी,
ये रिक्वेस्ट है, वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। ऑलराइट, सो ये तो हमने लास्ट क्लास में बात किया था। फिर हमने पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में रोटेशनल मोशन फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट का ही पढ़ेंगे। याद है ऐसा कुछ नुपुर? Yes, sir. यस, रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस पढ़ेंगे और रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट नहीं पढ़ेंगे। विश्वा मोदी, रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट का अनदर नेम क्या था? What is the another name of rotational motion about fixed point? Sir, precision. Precession. प्रिसीजन नहीं करना है हमें, नहीं तो हम चैप्टर 2 में एंट्री मार सकते हैं, वो खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। डायरेक्ट 7 से 2 में जंप मारना, इसलिए स्पेलिंग याद रखिएगा प्रिसेशन प्रिसीजन की। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में पढ़ना? नो। यस भीष्म? सर अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, अब तो अच्छी आ रही है। क्या हो गया था बीच में? सर वो अनम्यूट और स्टे म्यूटेड वाला जो डायलॉग बॉक्स आता है ना, वो वहां पे चिपक गया था। ओके, स्टैच्यू, ठीक है। अब हमको पढ़ना है सेंटर ऑफ मास। ये इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसका डेफिनेशन भी एग्जाम में आता है और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आएंगे। तो जब इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हमको पढ़ना जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, चीज नहीं है तो पहले हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या है, फिर हम समझेंगे हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड देन उसका फॉर्मूला समझेंगे एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इतना कुछ होने वाला है इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास के बारे में आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, कुछ ने कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ रखा है, तो वो हेल्प करना चाहेंगे मेरी बताने में बाकी सबको कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। जस्ट रेज हैंड। नहीं सर, हम तो बताएंगे ही नहीं। विश्व को आइडिया है कुछ? नो आइडिया विश्व? कोई बात नहीं, मोक्ष से बात करते हैं। यस मोक्ष? Sir, center of mass is a point where mainly the concentrated mass of an object is present. थोड़ा सा हिल गया डेफिनेशन तेरा, तू समझ तो गया है पॉइंट को, बट कॉन्सेंट्रेटेड मास नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा लैंग्वेज को, बट ठीक है चल, तुझे कंसेप्ट थोड़ा बहुत याद है। और भी भाई किसी ने रेज हैंड किया था, वो भी बता दो। शनोफी और उसके साथ, या शनोफी का तो स्कूल में एग्जाम भी हो गया इस चीज का। सर हम पूरे बॉडी के मास को एक पॉइंट पर मान लेते तो वो पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। गुड, चलो मैं दोनों के पॉइंट को, मोक्ष और शनोफी के पॉइंट को मर्ज कर देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, सो दैट बाकी जिन्होंने पहली बार सुना है उनको भी समझ में आए। पहले तो लिख सकते हैं हम उसका डेफिनेशन, सो दैट हमें दिखता रहे। सेंटर ऑफ मास, COM जनरली लिख दिया जाता है, COM। कहीं पर ऐसा दिखे तो समझ जाना सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, center of mass of a system is a imaginary point where complete
mass of the system where complete mass of the system is supposed to be concentrated. थोड़ा सा मोक्ष अलग हो गया ना. Is supposed to be नोट्स में भी आपको दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, वहां पर से भी मिल जाएगा आपको ये डेफिनेशन. पॉइंट ये है कि कहना क्या चाह रहे हैं. ये बोलते हैं सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है. याद रखिएगा ये पॉइंट रियल में नहीं होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जो बॉडी पर भी हो सकता है या बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है. वो केस वाइज डिपेंड करेगा. जागते रहिएगा. सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का वो पॉइंट है जहां पर हम क्या अज्यूम करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी का मास. हम ये मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी का जो मास m है वो उस पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड करे होगा. मैं वापस रिपीट कर देता हूं. सेंटर ऑफ मास इज अ सिस्टम इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. अब ऐसा क्यों हमने किया वो समझना जरूरी है. देखिए इसको हमेशा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज करो ये एक सिस्टम है, एक बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसे मुझे बैलेंस करना है. अब बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर 5 पार्टिकल चूज किए और हर पार्टिकल पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया. तो देखो यहां पर ऐसे मैंने 5 पार्टिकल चूज करे, फोर्स लगाया, बॉडी क्या हो गई, बैलेंस. अब बॉडी बैलेंस हो गई और मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का मोशन दे रही है. यहां तक क्लियर. अब देखिए मैं चाहता हूं कि मैं ये फोर्स जो अलग अलग पॉइंट पे लगा रहा था, ध्यान से सुनना, जो फोर्स में अभी अलग अलग पॉइंट पे लगाकर बैलेंस कर रहा था बॉडी को, अगर वो फोर्स में पहले एक्यूमुलेट करता, इकट्ठा कर लेता और किसी एक ही पॉइंट पे लगा दूं बॉडी के और बॉडी फिर भी बैलेंस हो जाए, तो वो पॉइंट इस बॉडी का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास. क्योंकि जब मैं अलग अलग पॉइंट पे लगा रहा था तो भी बैलेंस हो रही थी और एक मोशन मुझे दे रही थी. और अगर सेम बॉडी एक ही पॉइंट पर फोर्स लगाने से बैलेंस हो जाए और ऐसा मोशन मुझे दे दे, तो मैं बोलूंगा इफेक्ट तो दोनों केस में सेम ही है ना. बैलेंस भी दोनों केस में हुई, मोशन भी सेम दोनों केस में दे रही है. एक वक्त मैं अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगा रहा था, एक वक्त मैंने एक ही पॉइंट पे फोर्स लगाया, तो वो पॉइंट जो इस बॉडी का होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास. जहां पर मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं कि इस पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है. क्यों? क्योंकि इफेक्ट सेम मिल रहा है. ये वर्ड याद रखिएगा, इफेक्ट सेम मिल रहा है, इफेक्ट. अब देखिए मैंने पहले मेरा फोर्स किया इकट्ठा एंड देन मैं वो पॉइंट ढूंढने चला गया. अब ढूंढते ढूंढते मैंने सोचा चलो इस पॉइंट को चूज करता हूं, यहां पे फोर्स लगाता हूं. मैं बॉडी को बैलेंस करने का ट्राई किया, बॉडी बैलेंस नहीं हुआ. मतलब ये क्या नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ मास. फिर मैंने सोचा चलो इस पॉइंट पे लगाते हैं, मैंने फिर यहां पे लगाया, अभी भी बॉडी बैलेंस नहीं हुई. मैंने सोचा चलो नीचे कहीं लगाते हैं, वहां पर फोर्स, मतलब ये ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहा हूं मैं. अपने फोर्स को हर एक पॉइंट पे लगा के देख रहा हूं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बैलेंस होती है. कहीं ढूंढते 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 एक पॉइंट मुझे बीच में यहां पर मिला, जहां पर मैंने देखो फोर्स मैंने अब एक ही पॉइंट पे लगा रखा. पहले तो ऐसा लगाया था, अब ऐसा, बट अभी भी बॉडी बैलेंस हो गया. और जैसा पहले मोशन दे रहा था अभी भी वैसा ही मोशन दे रहा है. दैट मीन्स ये पॉइंट इस पूरी की पूरी बॉडी का क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ मास. क्यों? क्योंकि पहले अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगा के भी बॉडी बैलेंस हुआ था और मोशन सेम मिल रहा था. अभी भी वही मोशन वही बैलेंस हो रहा है, बट इस वक्त साले एक ही पॉइंट पे पूरा का पूरा 5 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया, तो वो पॉइंट इस बॉडी का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास. जहां बीच में मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, यस बीच में
क्या अज्यूम कर सकते हैं हम? कि सर वो मतलब अरे बता कि सर वो वहाँ पे सब ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इवनली, क्या चीज बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है? उसका मास सर मतलब वो परफेक्टली बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके ओके, परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। भीष्म का ध्यान कहीं ना कहीं भटका हुआ लगा था मुझे अभी यार। थोड़ी स्माइल आ गई थी भीष्म को, डेफिनेटली मैंने ऐसी कोई बात की नहीं थी कि स्माइल आए, तो कहीं ना कहीं और से आई थी आजू बाजू से, तो मैंने सोचा कि पूछ लिया जाए, भीष्म ध्यान भटक ना गया हो भीष्म। कोई बात नहीं। तो भीष्म वो पॉइंट पे हम क्या अज्यूम करते हैं कि इस पूरी की पूरी बॉडी का मास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। यस, तो ये आपका डेफिनेशन रहा करेगा सेंटर ऑफ मास का। इट इज द इमेजिनरी पॉइंट where the complete mass of the system is supposed to be concentrated. ऐसा हमने क्यों कंसिडर किया? क्योंकि इफेक्ट सेम मिलता है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं अभी इस सेशन में और अगले सेशन में भी। बट क्या डेफिनेशन सबको क्लियर है? और कुछ नहीं दिमाग में रखना है, सिर्फ डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए अभी आप। कि आपसे कोई फ्यूचर में पूछे व्हाट डिफाइन सेंटर ऑफ मास, तो यू विल बी एबल टू डिफाइन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ऐसा ना हो कि वहां पर भी फंबल कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब सेकंड चीज जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि सेंटर ऑफ मास हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक नया कंसेप्ट लाना मतलब इतना सारा झंझट झमेला लेना, तो लेने के पहले ये पता भी तो होना चाहिए क्यों करे ये झंझट हम, तो वो समझो। चैप्टर नंबर 3 हमने जब स्टार्ट किया था, जहां एक्चुअल फिजिक्स 11th का हम पढ़ते थे, तो पहला डेफिनेशन हमने पढ़ा था, देख सकते हो झूठ नहीं बोल रहा हूं, फर्स्ट पेज पे ही था, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ चैप्टर 3 मोशन इन वन डायमेंशन, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ऐसा हम क्यों पढ़ते थे? हम क्या करते थे? हम साला ट्रेन की बात होती थी तो भी उसको पॉइंट बना देते थे, हम साले प्लेन की बात होती थी तो भी पॉइंट बना देते थे, डायनासोर की बात होगी तो भी पॉइंट बना देंगे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितनी भी बड़ी बॉडी हो, सबको क्या बना दिया जाता था? पॉइंट। इसके पीछे का रीजन हुआ करता है, देखिए वो रीजन समझिए, प्रॉब्लम को समझिए। सपोज कीजिए ये आपकी ट्रेन है, सपोज करना है, यहां पर भी दिख तो नहीं रही है बट ट्रेन है। इस ट्रेन से यहां तक का, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करना है। अब पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, 3 पर्सन को ये काम दिया गया कि चलो ये डिस्टेंस मेजर करके दिखाओ। पर्सन ए ने बोला सर ये डिस्टेंस x1 है, पर्सन बी ने बोला सर ये डिस्टेंस x2 है, पर्सन सी ने बोला सर ये डिस्टेंस x3 है। मोक्ष, कौन सही कौन गलत? x1 x1 सही है, x2 x3 को भाई मोक्ष ने गलत साबित कर दिया है। हितांशी, हाँ हितांशी, हाँ सर, हितांशी को क्या लगता है कौन सही कौन गलत है? हो गया क्योंकि उन्होंने अपने पोजीशन से पॉइंट तक डिस्टेंस। क्वेश्चन सिर्फ हितांशी इतना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन एंड दैट पॉइंट। अब ये पूरी ट्रेन है, बहुत सारे हो गए यार, इतना से चला लेना। कोई भी हितांशी, उसमें क्या, कोई भी एक जवाब देना है, कोई भी दे दे, तुझे जो लगता है। जैसे मोक्ष ने सोचा नहीं सर, मोक्ष ने सोचा था मेरे लिए x1 सही है, मैं x1, तो मोक्ष सही है, सही बात है। यस, मोक्ष को कुछ कहना है? सर वो x1 एक्चुअली थोड़ा जल्दी में सर, आपने सर पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से पॉइंट्स है, मतलब उसकी ट्रेन की। सर आपने अगर ट्रेन इंक्लूड की है तो x3 पूरी होगी, और अगर नहीं इंक्लूड की है तो x1 होगी सर। देखो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ट्रेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दो। 3 पर्सन थे, तीनों ने
यहां से मुझे ये डिस्टेंस मेजर करके दे दिया ट्रेन में। अब मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, आपके अकॉर्डिंगली कौन सही कौन गलत। तूने बोला x1 सही, मैं मना नहीं कर रहा हूँ तू गलत है, बट मैं बाकियों का पॉइंट ऑफ व्यू में पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहता हूँ, उनको क्या लगता है। हितांशी कोई एक आंसर तो दे दे, कोई भी दे दे, तू गलत नहीं होगी, मैं श्योरिटी देता हूँ। x3 x3 ले लेते, चलो हितांशी का x3 आ गया। भव्य भव्य बोध, भव्य मैं आपको परमिशन तो दे रहा हूं म्यूट करने की। नो, पता नहीं क्या इश्यू है। चलिए ध्रुमी, ध्रुमी को क्या लगता है? तीनों ही राइट हो गए क्योंकि कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया। ये तो अच्छा आंसर दे दिया ध्रुमी ने, वेरी गुड ध्रुमी। देखो जब बात ही हुई थी कि ट्रेन और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो तीनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, तीनों ने ट्रेन से ही डिस्टेंस मेजर किया उस पॉइंट तक का। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब ये कैलकुलेशन वो किसी दूसरे कैलकुलेशन में वैल्यूज को जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे। एक का x1 था, एक का x2 था, एक का x3 था, गलत कोई भी नहीं था। इसी चीज को रिमूव रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या मान लिया होता था, अरे इतना झंझट क्यों लेने का, पूरी की पूरी ट्रेन को पॉइंट बना डालते हैं। अब पूरी ट्रेन को पॉइंट बना दो और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करो। अब अगर तीनों को ये टास्क दिया जाता तो क्या तीनों ही ये डिस्टेंस मेजर करते? तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते थे, बचते थे। और वो बचने का रास्ता क्या होता था, हर बड़े ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, चींटी जैसा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम किसकी स्टडी करना नहीं जानते थे उस वक्त, या हमने स्टार्ट नहीं की थी बॉडीज की, हमने बॉडी का स्टडी करना स्टार्ट ही नहीं किया, हम सिर्फ मोशन की स्टडी करते थे। अब क्योंकि मोशन की स्टडी करते थे तो उस स्टडी में बॉडी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए पूरी बॉडी को पॉइंट बना डालते थे। और आपको ये जानकर अच्छा भी लग सकता है और पता भी होना चाहिए या पता होगा भी कि जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो सिर्फ किस पर एप्लीकेबल होती है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट पर। अगर ये ना पता हो तो अपने ज्ञान में एक और चीज ऐड कर लो कि जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपने पढ़ी हुई है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वो सिर्फ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट पर बेस्ड एप्लीकेबल है। तो जब बॉडी की बात आएगी तो लगाऊंगा कैसे, हम तो सारा कार ट्रेन बस साइकिल कुछ भी वो लगाते थे क्योंकि हम सबको क्या मानते थे, पॉइंट। बट अब हम बड़े हो गए है तो 11th में ही, पर अब 11th के लेवल पे भी बड़े हो चुके, 6 चैप्टर हमने पढ़ लिए। तो अब हम जो पहले सबको बुद्धू बना देते थे बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज कंसीडर करके, अब हमने सोचा नहीं, एक स्टेप बढ़ाया जाए, अब हम बॉडी की स्टडी करने लगे। अब जैसे हमको सेंटर ऑफ मास का नॉलेज मिला तो हमने क्या बोला, अब हमको किसी भी बॉडी को क्या मानने की जरूरत नहीं है, पॉइंट साइज। अब हम क्या करेंगे, हर बॉडी का क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास खुद ही एक पॉइंट है तो इस पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी लग सकती है। और मैं पूरी बॉडी की स्टडी करूं, पूरी बॉडी की स्टडी करूं या एक पॉइंट की स्टडी करूं, क्योंकि इफेक्ट सेम ही निकल के आता है, तो फिर क्यों मैं हर एक पॉइंट की इंडिविजुअल स्टडी करूं। साला सेंटर ऑफ मास की स्टडी कर लेता हूं, ऑटोमेटिकली मैं बोलूंगा मैंने पूरी बॉडी की स्टडी कर ली। क्यों? क्योंकि इफेक्ट सेम आता है। तो अब अगर तीनों को ये पता होता कि इस ट्रेन का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, तो फिर तीनों ये वाला काम करते ही नहीं, हर एक डिस्टेंस यहीं से मेजर करता और हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी लगा पाते। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, मतलब पॉइंट साइज एक पॉइंट है, ठीक है। इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है।
इज दैट ऑल राइट? या उसकी बात करेंगे हम, अभी वो हमने स्टार्ट नहीं किया है। सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है एंड हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्लियर है आपको? अब बात करते हैं, जब इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए ना, जो मैं कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करके ढूंढना भी तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना हर जगह मैं ये यूनिटरी मेथड लगाने बैठ जाऊंगा, यहां तो मैंने आपको बता दिया हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमें एक अच्छा ठोस फॉर्मूला चाहिए, तो अब हम उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। देखिए, जो डिराइव जो पार्ट में करने वाला उसका कोई ऐसा यूज नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए वो याद रखना है, सिर्फ वो मैं आपको डिराइव इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेशन सेकंड सेशन थर्ड में वो पॉइंट काम में आएंगे आपको। तो आपका दोनों काम हो जाएगा कि यहां पर आप जो पढ़ोगे वो वहां पर आप दूसरी बार सुन रहे होंगे, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। तो फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले एक बड़ा अनोखा टर्म हमको सीखना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने आज तक सुना नहीं है, तो ऑकवर्ड लग सकता है। मोमेंट। एक जाकिर खान वाला भी होता है मोमेंट, पर वो अलग है, ये अलग है। अब इस मोमेंट को समझने के लिए बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे मोमेंट फाइंड आउट करना होता तो फॉर्मूला क्या होता है वो समझते हैं। मोमेंट इज इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इनटू, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे थॉट दिमाग में आ रहे हो निकाल देना, अभी सिर्फ जो जो बता रहा हूं वो समझते जाना। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जिस क्वांटिटी का, जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होगा? दैट क्वांटिटी इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल, सपोज करो एक बॉडी के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया जिस पर नीचे की डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है, और ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन कितना हो गया? लेट्स से आर। इसको अगर 3D में इमेजिन करना है तो सपोज करो ये पेज मेरा बॉडी है और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट की बात करता तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होता आर, और लेट से इस पॉइंट पे नीचे की तरफ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एक फोर्स लग रहा है एफ। तो वही चीज मैंने यहां ड्रॉ की है। अब अगर मुझे निकालना होता मोमेंट इसका, किसका, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है यहां पे? फोर्स। तो मैं क्या लिखता? मोमेंट ऑफ फोर्स, और उसको फॉर्मूला क्या बनता? क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स, और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है? आर। तो एफ इंटू आर। बट जनरली डे टू डे लैंग्वेज में हमारी, आप लोगों को कम ये वर्ड्स बोलते हुए सुनोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका एक और वर्ड होता है इसी फॉर्मूले को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई जानता है? फॉर्मूले से आइडिया लगना चाहिए था अगर पढ़ा है तो। टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट टॉर्क। तो टॉर्क आप जनरली सुनोगे, बट क्या नहीं सुनोगे? मोमेंट ऑफ फोर्स। पर बात सेम ही होती है। मुझे लगता है आधे स्टूडेंट भूल गए थे, आज हमारा क्लास 4:30 to 5:30 है। ठीक है, अनदर एग्जांपल, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है उस पॉइंट का कुछ मास होगा। तो अगर मुझे यहां पर मोमेंट ऑफ मास निकालना होता तो मृणाल फॉर्मूला क्या बनता?
मोमेंट ऑफ मास का, ये क्वांटिटी हो गई मास और पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है आर। ना तेरा आवाज नहीं आ रहा है। तू मुनाज मुझसे बात कर रहा है किसी और से बात कर रहा है? अनम्यूट है तू, तेरा माइक्रोफोन ईयर प्लग्स काम नहीं कर रहा है आई थिंक। तो दमशराज खेलने लग गया। ठीक है, तू तू तेरा सिस्टम में देख क्या इशू आ रहा है, तब तक हम बात करते हैं। चौधरी जी बताना चाहते हैं क्या? यस यस। सर एफएम। अरे मोमेंट ऑफ मास की बात कर रहा हूं, अब Sorry. फोर्स भूल जा। मोमेंट ऑफ मास तो क्वांटिटी कौन सी लिखेगा यहाँ पर? एम और आर एम आर। यस एम आर। चलो एक और फनी बनाते हैं हम। सुनने में तो सब फनी साउंड करते हैं। सपोज करो उसी पॉइंट पर अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होता तो उसकी नीचे की डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी भी होती, लीनियर वेलोसिटी। तो उस वक्त मास है, वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी से मैं बोल सकता उस डायरेक्शन में मोमेंटम होता। तो मोमेंटम और पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है? आर। तो अब इसका मोमेंट क्या होगा? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। सुनने में फनी सा लगता है बट क्या करे, है तो है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोक्ष, क्या फॉर्मूला आएगा? पी आर आएगा सर। वीआर एमवीआर। वाह, पीआर। सो पी को को लिख सकते एक्सपैंड नहीं करेंगे? हैं पी को लिख सकते हैं एम इंटू वी और इसको लिख सकते हैं आर, तो ये हो गया एम वी आर। बट जिस तरीके से हम मोमेंट ऑफ फोर्स ना बोल के डे टू डे लाइफ में उससे टॉर्क बोल रहे होते हैं, वैसे मोमेंट ऑफ मोमेंटम को भी कुछ और बोलते हैं। किसी को गैस करना है क्या बोलते होंगे? ये फॉर्मूला चैप्टर 2 में यूनिट्स एंड डायमेंशन के वक्त बताया गया था, किसी चीज का तो फॉर्मूला था। किसकी मेमोरी शार्प है? माइक क्रॉस की तरह। ओके, यस तनिषा। Angular momentum. यस, एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली इसे बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा यूज टू बनाया इस मोमेंट वर्ड से। अब इसको सेंटर ऑफ मास के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले के लिए। चलिए सपोज करिए एक बॉडी है, जिस बॉडी का मैं अगर उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर जाता तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो इस बॉडी पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये हम पूछेंगे ईशानी से। हेलो सर। हाँ मृणाल, अब आप आ चुके हो। सर कुछ माइक का इशू था, हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस ईशानी। ईशानी तूने एक तो वापस से अपना वीडियो क्यों ऑफ करा? ईशानी का भी आवाज नहीं आ रहा है। ये जितने भी ईयर प्लग्स और हेडफोन लगा के बैठे, पहली बार तो साला प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रहा है सबके साथ। ईशानी को मेरा आ रहा है आवाज? मैं तो ऑडिबल हूं, तो मतलब ईशानी को क्वेश्चन भी सुनाई दिया होगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक बॉडी पे हो सकते हैं। प्रांजलि वो सही नहीं रहेगा बोलना, क्योंकि अगर ये बॉडी है तो
तो यहाँ पर मैं ईशानी से पूछ रहा हूँ कि ईशानी इस पे कितने पार्टिकल इन जनरल हम फिजिक्स की लैंग्वेज में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इस पे कितने पार्टिकल बोलते हैं? चलो कुछ आंसर आए मुझे। वेरी गुड अनुराग, कोई बात नहीं ईशानी। देखो इनफाइनाइट वर्ड यूज करना मुझे लगता है सही नहीं है, बिकॉज बॉडी आपके सामने है। छोटे से छोटा पार्टिकल भी करोगे तो इनफाइनाइट बोलना सही नहीं है, बट हाँ क्योंकि काउंटेबल भी नहीं है तो हम क्या वर्ड यूज कर देंगे? एन पार्टिकल्स करते हैं ना हम फिजिक्स में, मैथ्स में, कभी भी कुछ चीज होती है एन मेजरमेंट, जब पता है मेजरमेंट्स भी इनफाइनाइट ली जा सकती है, बट प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं? एन मेजरमेंट्स हमने निकाले। वैसे ही इस बॉडी पे कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? एन पार्टिकल्स। अब सब एन पार्टिकल्स है, अब एन के लिए मैं पढ़ूंगा नहीं, हम 3-4 पार्टिकल को लेके समझते हैं। सपोज करो ये पार्टिकल नंबर 1 जिसका मास है m1। अब इस पार्टिकल का पॉइंट ऑफ रोटेशन जो कि हमारा ओरिजिन है, वहां से कुछ तो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं वो डिस्टेंस है r1। इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रखते हैं तो ये r1 हो गया। इस r1 इस वेक्टर को जो मैंने ओरिजिन से बनाया, कोई मुझे बता सकता है वेक्टर में इसका नाम क्या रखा गया था? वेक्टर which starts from the origin. Yes Tanisha, पोजीशन वेक्टर। वेरी गुड तनिषा, पोजीशन वेक्टर। याद रखिएगा सब, ऐसे वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो उन्हें हम फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो m1 मास का पोजीशन वेक्टर हो गया r1, जो उसकी पोजीशन बता रहा है बॉडी पर। कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल कंसिडर करते हैं m2। उस m2 का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। लेट से उसको मान लेते हैं हम r2। ये है r1, थोड़ा सा r1 का 1 गायब हो गया है, बट r1 r2 सिमिलरली है। अब मैंने बोला बॉडी पे तो nth पार्टिकल हो सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं nth पार्टिकल है और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? rn। और यही कहीं सेंटर ऑफ मास भी तो होगा, जैसे हमने अभी यार देखा था स्केच पेन वाले केस में। तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास में मैं बोल रहा हूं ये है कैपिटल M। कोई मुझे बता सकता है कैपिटल M का वैल्यू क्या होगा? जस्ट रेज हैंड। जिसने डेफिनेशन अच्छे से समझा है वही बता पाएगा सेंटर ऑफ मास का। ये मैंने बोला ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, तो उस पॉइंट का मास मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, तो कैपिटल M का वैल्यू क्या होगा? नुपुर को क्या लगता है? वेट तनीषा सबको जवाब देना पड़ेगा ना, अपने तो अपनी बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। यस नुपुर को क्या लगता है कैपिटल M क्या था? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास को नुपुर हमने डिफाइन कैसे किया था? सर an imaginary point at which the mass of the body is concentrated. Complete, very good Nupur. Complete mass of the system या body is supposed to be concentrated. तो इस बॉडी के ऊपर nth पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का मास कितना है? m1 m2 अप टू mn। तो व्हाट इज कैपिटल M इन सबका? m1 r1 plus m2 r2। नहीं वो नहीं, सिर्फ कैपिटल M की बात कर रहा हूं मैं। मतलब इस कैपिटल M क्या था? वो पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास पे हम क्या अज्यूम करते हैं? पूरी की पूरी बॉडी का मास वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो अगर मुझे कैपिटल M को इन सब मासेस के टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? हिंट दे दिया मैंने तुझे। इन सब मासेस के टर्म m1 m2 m3 m4 अप टू mn क्या लिखूंगा कैपिटल M? यस हर्ष वेरी गुड। हर्ष ने हाथ उठाया, अच्छा लगा। सर m1 plus m2 plus until mn। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। नुपुर
कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि कैपिटल एम का वैल्यू क्या होगा, हर एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का समेशन। डेफिनेशन यही कहता है ना, सेंटर ऑफ मास का है जहां पे हम ये क्या है, मतलब सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो फिर कैपिटल एम का वैल्यू हर एक इंडिविजुअल मास के सम के बराबर ही होना चाहिए। सब आ गए सेम पेज पर? ऑलराइट, वेरी गुड हर्ष। अब डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है तो उसका कुछ तो पोजीशन वेक्टर होगा ना, उसका भी तो पोजीशन होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन से, तो उसको मैंने मान लिया आर। बट क्योंकि सेंटर ऑफ मास है थोड़ा इज्जत देनी पड़ेगी, तो सबस्क्रिप्ट में मैं लिख देता हूं सीएम। चीफ मिनिस्टर जैसा कुछ नहीं है ये, इट इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आरसीएम। मैं एक चीज लिखता हूं, बताइएगा लिख सकते हैं क्या? मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस। मैंने क्या लिखा कि सेंटर ऑफ मास का जो भी मोमेंट निकल के आएगा वो मोमेंट हर एक पार्टिकल के मोमेंट के सम के बराबर होगा। लिख सकते हैं ऐसा? देखिए मैंने ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा था, मैंने बोला था फोर्स 5 डिफरेंट पार्टिकल पे लगाओ या एक ही पार्टिकल ढूंढ के लगा दो, अगर इफेक्ट सेम होगा तो मैं बोल सकता था कि वो पॉइंट इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसे मैंने बताया था इफेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोल रहा हूं मैं सेंटर ऑफ मास का मोमेंट निकालूं या सॉरी या मैं इंडिविजुअल मासेस का मोमेंट निकाल के सम करूं, इफेक्ट तो सेम ही आना चाहिए। तो यहां पर मैंने बोला मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कैपिटल एम, और उस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, आरसीएम। और हर एक मास का मोमेंट क्या होगा, जैसे इसका निकालता m1 तो वो होता m1 r1, इसका होता m2 r2 अप टू mn rn। तो इन सब का सम इसके बराबर ही आना चाहिए बिकॉज इफेक्ट सेम होता है। उस बेसिस पे मैंने ये लिखा है। अब हम तो r ढूंढने चले थे, r क्या था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो अगर यहां से r को सब्जेक्ट बनाया जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ये मेरा फॉर्मूला बन गया सेंटर ऑफ मास का। अब एक चीज मुझे हितांशी से पूछनी है। हितांशी, यस सर। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट ही है हितांशी। यस। अगर ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाए करता तो इसके कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते? 2 कौन कौन से? mx and my। एक्स कॉमा वाई ऐसा बोलते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशंस की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर वो यहां लाए कर रहा है तो कुछ एक्स से कुछ दूरी पर है, वाई से कुछ दूरी पर है, तो एक्स कोमा वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। बट एग्जैक्टली हितांशी यही पॉइंट अगर स्पेस में होता तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाते? स्पेस में एक और एक्सिस आ जाती है, z। यस जी। सो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाते हैं? 3 x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो r तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, बट r के अंदर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे? x कॉमा वाई कॉमा जेड। अब क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के है तो यहां पे मैं लगा देता हूं cm cm cm। ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x y cm। अब अगर मुझे
सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है। ध्यान से देखिएगा, अब मेन चीज है आपके लिए फॉर्मूला। ये सब चीजें मैंने वो बताई है, नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए था। समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट फॉर्मूला आपकी नोटबुक में डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। कोई मुझे हेल्प करेगा एक्ससीएम का फॉर्मूला निकालने में? मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया आर का। अब अगर आर का मैं एक्स वाला पार्ट ले रहा हूं तो इधर क्या क्या चेंजेस होंगे? चलिए किसी से बात करते हैं। मानव, मानव मेहता, यार मानव, स्टार्टिंग में तो तेरा वीडियो भी ऑन हुआ था 2 मिनट के लिए, अब तू जवाब भी नहीं देगा। चलिए मानव से अलग से बात करेंगे। रुकिए, धनुष्का, विश्वा, भीष्म, उनसे बात करने दो। अच्छा, हार्वी से बात करते हैं। हाय हार्वी। हाय सर। हार्वी, एक्ससीएम का फॉर्मूले बनाने में हेल्प कर सकती है? सर m1 x1 plus m2 x2 plus dot 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 mn xn by capital M। परफेक्ट है, इतना इजी तो पूछा था भाई। आर, आर क्या था? इसका पोजीशन वेक्टर, उसके भी तो कोऑर्डिनेट होंगे ना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बन गया रेडीमेड। वेरी गुड हार्वी। अली, यस सर। अली, वाई सी एम का बताएगा मुझे फॉर्मूला? हाँ सर। हाँ तो बता दे बस, अब क्या। m1y1 हाँ, m1y1 प्लस m2y2 m2y2 अप टू mny तक डिवाइडेड बाय m। टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसको भूल मत जाना, बार बार बोलना पड़ेगा, टोटल मास, टोटल मास। क्योंकि इसका वैल्यू निकालना कैसे पड़ेगा? सब इंडिविजुअल मासेस को सम करके, जो आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। तो मैं सिर्फ कैपिटल एम लिख रहा हूं, पर आपको कंफ्यूजन हो तो आप सभी मासेस को सम करके लिखो, m1 प्लस m2 अप टू mn। चलिए बात करते फिर दर्श। यस सर। दर्श, इजी से ही बात है, कंप्लीट कर देना। ZCM, ZCM का फॉर्मूला क्या अच्छा बनेगा? ZCM, ओके, m1 z1 m1z1 प्लस m2 z2 m2z2 प्लस डॉट 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 mn zn डिवाइडेड बाय मास, सम ऑफ टोटल ऑल, मास ऑफ द टोटल मास। सिस्टम या टोटल मास ऑफ द बॉडी। ओके सर। ओके, तो ये आपके बनते हैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। अब याद रखिएगा, मैंने आपसे ये प्रॉमिस ही किया था कि आप में से हम चैप्टर 7 को जितना इजी होके पढ़ सकते उतना इजी करके पढ़ेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे। तो अभी जब न्यूमेरिकल्स आएगा ना इसका, तो आपको 4 पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल्स नहीं मिलने वाले। तो या तो 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। 4 मिलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इस तरीके से फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजी रहेगा, वो न्यूमेरिकल में समझेंगे। मेन पार्ट सब खत्म हो गया है, अब सिर्फ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि उसी की वजह से हमको नोट्स में रखना पड़ा है, तो मैं वो एक्स्ट्रा पार्ट अब बता देता हूँ। ये याद रखना है आपको, फॉर्मूले, सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की, उसको निकालने के फॉर्मूले क्या, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में तीनों निकालने को हो सकता है एक क्वेश्चन में सिर्फ यही निकालने को आएगा, हो सकता है वो एक्स वाई प्लेन में तो ये दोनों निकालने को आए, पर हो सकता है तीनों आए, बट चांसेस तो उस तीसरे के कम ही होते हैं बहुत। मोस्टली हम 2 में ही डील कर रहे होते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? ऑलराइट, अब देखो 10th स्टैंडर्ड में आपने ये चीज समझी थी
अगर n नंबर ऑफ टर्न्स का समेशन नहीं है, एक सिग्मा करके साइन हुआ करता था, सिग्मा MI/XI, इसको क्या कर दिया मैंने MI/XI, और I का वैल्यू कहां से कहां तक चल रहा है, फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने में किसी को डाउट है? क्या लिखा मैंने? इन द सिमिलर मैनर y के लिए हम क्या लिख सकते हैं, MI/YI फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n, और z के लिए भी क्या लिख सकते हैं, MI/ZI फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n। ये लिखो या ये लिखो, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना है, करना यही है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जब पोजीशन बहुत छोटी होने लगती थी तो हम डेल्टा x को dx से भी रिप्लेस कर देते थे। मतलब जब चीजें बहुत छोटी छोटी होने लगती, वैसे ही मतलब डेल्टा का भाई डिफरेंशिएशन होता था, वैसे समेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करके ऐड करना। दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है, इंटीग्रेट करना, क्योंकि एडिशन ही तो हो रहा है, इंटीग्रेशन भी तो एक टाइप का एडिशन ही था। तो यहां पर अगर आपका मास बहुत छोटा हो जाए, पॉइंट मास, तो आप m को किससे रिप्लेस कर सकते हो, dm से। dm क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल मास, और कुछ नहीं है। जैसे यहां पर ये स्केच पेन है, अब इसका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट उठाओगे तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि मास नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, dm। तो अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, यहां पे m की जगह क्या हो गया, dm, x की जगह x, और इंटीग्रेट कर दिया, डिवाइडेड बाय कैपिटल M। m की जगह हो गया dm, y की जगह y, इंटीग्रेट बाय कैपिटल M। इसके ऊपर से कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। क्लियर यहां तक? तो इस सेशन के की पॉइंट्स क्या हुए जो आपको याद रखने के? फर्स्ट, what is the main difference between translational motion and rotational motion? वो क्या है? In translational motion, all the particles are having same linear velocity, but in rotational motion, all the particles are having same angular velocity but different linear velocity. ये पहला था। फिर दूसरा जो याद रखना है वो है सेंटर ऑफ मास क्या है। Center of mass is an imaginary point where the complete mass of the system is supposed to be concentrated. एक ऐसा point, एक ऐसा imaginary point, I again repeat, वो बॉडी पर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, नोट्स में मिल जाएगा। ऐसा पॉइंट जहां पर हम क्या अज्यूम करते हैं, कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम। उस पॉइंट को ढूंढना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? तो उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला m1x1 plus m2x2 up to mnxn divided by total mass of the system and so on for ycm and zcm। ठीक है, एक चीज रह जाती है, होमोजीनियस बॉडी। आपको पता है होमोजीनियस बॉडी, ऐसी बॉडी जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। मतलब ये पेज को मैं एक बार के लिए होमोजीनियस बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि जितना मास इसका लेफ्ट साइड पर है उतना ही मास राइट पर भी है, टॉप पे भी है, बॉटम में भी है। ऐसा नहीं कहीं से हैवी है कहीं से लाइट है। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं होमोजीनियस बॉडी। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, ये स्केच पेन, इसको भूल जाओ, चलो आगे वाले पार्ट को। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखो तो ये एक होमोजीनियस बॉडी है। ऐसा नहीं है यहाँ पे मास ज्यादा था यहाँ से हैवी और यहाँ पे मास कम है यहाँ से लाइट है, पूरा सेम ही मास डिस्ट्रीब्यूशन है सब जगह। तो ये क्या बन गया, एक होमोजीनियस बॉडी। सिमिलरली ये रॉड,
ये रॉड भी क्या है, होमोजीनियस बॉडी। मैंने बोल दिया है होमोजीनियस है मतलब जितना मास लेफ्ट साइड पे होगा उतना ही मास राइट साइड पर भी होगा। ऐसी होमोजीनियस बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको फॉर्मूले से निकालने की जरूरत ही नहीं है। फॉर होमोजीनियस बॉडी सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर से ही कोइंसाइड करेगा। दैट मींस इस पूरी रॉड का ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है, ये, तो यहां पर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा अगर बॉडी होमोजीनियस है तो। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर शीट ले लेता मैं, शीट है, स्क्वायर है, होमोजीनियस है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पर होगा, जहां पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वही पॉइंट इस शीट का क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ मास। तो ये याद रखिएगा, फॉर होमोजीनियस बॉडी center of mass is coinciding with the geometric center of the body. समझ में आया? प्लीज सेशन 1 रीड करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर, बट अगर रिवाइज करके नहीं आओगे तो दिक्कत आपको होगा, ये मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूं। ये अब 11th को आप सोचोगे कि हम बिना रिवाइज किए समझ जाएंगे, तो हम इतने स्मार्ट हजारों में कोई एक दो होता है जिसको रिवाइज की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार बोला दिमाग में प्रिंट हो गया। अपने आप को कभी उस एक में कंसिडर मत करना, नहीं तो बहुत जगह धोखा खाओगे। हमेशा यही सोचने का है कि नहीं मुझे रिवीजन की जरूरत है, मैं पढ़ लेता हूं, इस चक्कर में पढ़ लोगे। तो इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का, चीजों में कॉन्फिडेंट रहने का कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे आ जाएगा, बट टाइम पर 2 महीने बाद पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, वापस ही पढ़ना पड़ेगा शुरू से। तो प्लीज ट्राई करा करो कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप प्रीवियस क्लास के की पॉइंट जो बोले गए वो पढ़ के आओ, फिर ही आपको मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करने में। अदरवाइज यही है, आज जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया होगा, उनको कहीं ना कहीं मैंने ट्राई किया मैंने कवर अप कर दूं पीछे का पार्ट, बट कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आता ही है, वो आप जानते हो, अब तो 11th में आ चुके हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर केमिस्ट्री ब्लॉक टेस्ट, जिनका अभी 6 बजे है, बाकी एंजॉय करो।